डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक विज्ञान विषय कक्षा 10 के पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि रोज सुबह 8 बजे मैं आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ के अनुसार टॉपिक को समझें और पढ़ें। दूसरी जो खास बात है वो ये है कि जब आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे होंगे उस समय आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मेरे से उस कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं और मैं मैक्सिमम सभी जो कमेंट्स हैं उनके आंसर देने का प्रयास करूंगा। एक खास बात यह है कि 10वीं जो क्लास है वो विद्यार्थी जीवन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। क्यों? क्योंकि 10वीं क्लास के बाद में उसको अपने कैरियर का चुनाव करना होता है। यानी कि 10वीं क्लास उत्तीर्ण करने के बाद में वो आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स या एग्रीकल्चर आगे के जो विषय हैं कक्षा 11 में उनका चुनाव करता है। दूसरा, कुछ कंपटीशन एग्जाम्स भी ऐसी हैं जो आप 10वीं क्लास के बाद में डायरेक्ट सरकारी नौकरी पा सकते हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा। तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर भी कक्षा 10वीं तक के आपको गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और जीके का मतलब है सामाजिक विज्ञान। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, आपकी समझी हुई होनी चाहिए। दूसरी जो खास बात है वो ये है कि इस समय सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या और भी कई प्रकार के ऐप हैं जिनके माध्यम से आप पढ़ रहे होंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अपना ये जो चैनल है इस चैनल में अपन थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे। हमें एग्जाम के अंदर उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से देने हैं और अच्छे मार्क्स कैसे हासिल करने हैं वो चीज अपन समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम के अंदर किस पार्ट में से कहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें उनके आंसर कैसे लिखने हैं कि मेरे अधिकतम अंक प्राप्त हो सकें। यानी कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक रजिस्टर और एक पेन अपने साथ रखिएगा। जो भी अपन इस चैनल में पढ़ेंगे समझेंगे वो बातें आपको रजिस्टर में नोट कर लेनी है, क्योंकि जब तक आपका लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी आप एग्जाम के अंदर वहां उत्तर पुस्तिका में ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दे पाएंगे। आपको उत्तर कैसे लिखना है उसके बारे में अपन जब टॉपिक के ऊपर आएंगे तो उस समय आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि हमें इस प्रकार से तैयारी करनी है, इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक खास बात यह है कि मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये जो अपना चैनल है इस चैनल के माध्यम से अगर आप लगातार पढ़ाई करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे अंक लेकर के आएंगे और आपको विज्ञान विषय इतना सरल लगने लगेगा, क्योंकि विज्ञान विषय जो है वो अपने दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे डेली लाइफ के अंदर सारी चीजें अपन जो देख रहे हैं उनमें विज्ञान है, परंतु विज्ञान विषय के जो शब्द हैं, जो शब्दावली है वो थोड़ी कठिन है और उसकी वजह से हम इसमें पिछड़ जाते हैं। तो हम बिल्कुल सरल भाषा में विज्ञान विषय की जो 10वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक है इसको समझेंगे। आप मेरे ऊपर पूरा विश्वास कीजिएगा कि मैं आपको एक बात बता दूं
कि विज्ञान विषय को पढ़ाने का मेरा अनुभव पिछले 12 वर्षों से है। मैं पिछले 12 वर्षों से विज्ञान विषय का अध्यापन करवा रहा हूं। तो मैं भी मैक्सिमम ये प्रयास करूंगा कि आपको उन टॉपिक्स को, उन बिंदुओं को ज्यादा क्लियर किया जाए जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में आते हैं और जहां स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपन आगे चलते हैं। यहां पर ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसी के शुरू के जो पेज है वो है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने जो प्रश्न पत्र होगा उस प्रश्न पत्र का 80 नंबर का अंक होगा, यानी कि 80 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 20 नंबर के आपके यहां से शतरांक जाएंगे प्रत्येक विषय में। बोर्ड परीक्षा में जो पेपर आपके फरवरी या मार्च 2021 में जब आप पेपर दे रहे होंगे तो उस समय आपके प्रत्येक प्रश्न पत्र 80 नंबर का है, ये पहले से निर्धारित है। और समय जो है वो 3 घंटे 15 मिनट को आपका दिया जाएगा। दूसरा एक खास बात ये कि यहां जितने भी पाठ हैं, यानी कि अपन 20 पाठ इसमें है, 1 से लेकर के 20 पाठ अपन जो पढ़ेंगे। तो ये जो 20 पाठ है, इन पाठों का ये पहले से डिसाइड किया हुआ है, ये निर्धारित है कि कौन सा पाठ कितने नंबर का है। जैसे पहला पाठ 4 नंबर का है, तो ये सभी पाठ प्रश्न पत्र में जब अध्यापक प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा, पूरे राजस्थान का एक ही प्रश्न पत्र होगा, एक ही पेपर होगा, तो उसमें ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, ये ब्लूप्रिंट जो शब्द है वो आपके लिए नया हो सकता है, यानी कि एग्जामिनर या जो प्रश्न पत्र जो बनाने वाला जो अध्यापक है वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकता कि वो कोई भी पाठ में से कितने भी नंबर का प्रश्न दे दे। ये पहले से फिक्स है, निर्धारित है कि इस पाठ में से इतने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और इस पाठ में इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आज अपन पहले पाठ की शुरुआत करेंगे, तो पहले पाठ में 4 नंबर के प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्न आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, यानी कि हम 4 नंबर का इसमें से पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि इस पाठ में जो एक प्रश्न आएगा वो तो अति लघुतरात्मक होगा, यानी कि 1 या 2 लाइन का। दूसरा जो 3 नंबर का प्रश्न आएगा वो लघुतरात्मक होगा, यानी कि इस पाठ में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। दीर्घात्मक जो क्वेश्चन है, लार्ज क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, वो इस पाठ में नहीं पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर हम सही तरीके से तैयारी करेंगे, हमें ये पता होगा कि इस पाठ में इतने नंबर के क्वेश्चन का प्रश्न पूछा जाएगा और इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम उस पाठ की अच्छी प्रकार से तैयारी कर पाएंगे। तो हम यहाँ एक एक पाठ की जब समझेंगे, पाठ को पढ़ेंगे, तो उस समय मैं आपको ये पहले ही बता दूंगा कि ये पाठ इतने नंबर का है और इस पाठ में इतने नंबर के क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, चलिए अपन आगे चलते हैं। अब खास बात ये, जहां स्टूडेंट गलती करते हैं वो अपन देखते हैं कि सबसे पहले हमें सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस का मतलब ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि पहले पार्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि अक्सर जो अध्यापक होते हैं वो उन सब का तरीका अलग अलग होता है पढ़ाने का। तो अपन सबसे पहले ये क्लियर कर लेंगे कि इस पाठ के अंदर, पहले पाठ में जिसका नाम भोजन एवं मानव स्वास्थ्य है, इस पाठ में कितने इस पाठ को भागों में बांटा गया है, यानी कि इस पाठ में कितने टॉपिक पढ़ने हैं अपन को। इसको एक एग्जांपल से समझें। जैसे मान लीजिए आपको अपने गांव से अजमेर जाना है। यदि आपको यह पहले से पता हो कि अजमेर में जाता हूं तो उस समय यदि बस या ट्रेन से जाऊं तो कौन कौन से बस स्टॉपेज और कौन कौन से रेलवे स्टेशन आएंगे जहां ट्रेन रुकेगी, यानी कि कौन कौन से शहर और कस्बे आएंगे और कितना समय मेरे को लगेगा, तो आपका सफर बड़ा ही सुहाना हो जाएगा, आपको सफर का आनंद आएगा। क्योंकि आपको ये पता है कि अजमेर इतनी दूर है और मेरे को इस रास्ते से गुजरना है और इतना समय और लगेगा, अब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। तो सेम वही बात यहां लागू होती है कि हमें इस पाठ के अंदर
चार चीजें पढ़नी है, चार बातें पढ़नी है। पहली अपन पॉइंट इसमें है संतुलित एवं असंतुलित भोजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। कुपोषण का मतलब है जैसे विटामिन कुपोषण का मतलब विटामिन की कमी, प्रोटीन कुपोषण मतलब प्रोटीन की कमी, खनिज कुपोषण यानी कि खनिज लवणों की कमी, शरीर में इनकी कमी होना, जिनसे रोग होते हैं, इनके बारे में अपन समझेंगे। दूसरा इसमें आएगा मानव स्वास्थ्य टॉपिक। मानव स्वास्थ्य टॉपिक है, उसके अंदर सब टॉपिक है कि पीने योग्य जल के गुण एवं दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या क्या है, मोटापा क्या है, रक्तचाप क्या है, इनके बारे में समझेंगे दूसरे टॉपिक के अंदर। फिर आएगा तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक होगा नशीले पदार्थ, जैसे गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम, अन्य नशीले पदार्थ और दवाओं का दुरुपयोग। ये इस पाठ का तीसरा टॉपिक होगा। और पाठ का सबसे अंतिम टॉपिक, चौथा टॉपिक होगा खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। तो आप मेरे ख्याल से बिल्कुल ये समझ चुके हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक इस पाठ में पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए अपन अब आगे पाठ की तरफ चलते हैं। पहला पाठ का पहला टॉपिक आज अपन समझेंगे। ये इसकी अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स है कि कौन से पाठ कितने नंबर पे है। आपके पास यदि पाठ्य पुस्तक है तो आप उसकी सहायता ले सकते हैं, और यदि पाठ्य पुस्तक नहीं है तो कोई ज्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी जून या जुलाई में आपको पाठ्य पुस्तक मिलेंगी तो उस समय आप इसको देख लेंगे दोबारा। उससे पहले अपन यहाँ रजिस्टर के माध्यम से लिख करके नोट करते चलेंगे, वैसे समझ लेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर में पाठ का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। सबसे पहले अपन भोजन को समझेंगे। भोजन क्या है? आप सभी भोजन करते हैं, जितने भी सजीव हैं उनको जिंदा रहने के लिए भोजन करना पड़ता है। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण में बना लेते हैं। भोजन क्या है? भोजन ऐसा पदार्थ है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और जो शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हो। यानी कि अपन जो खा रहे हैं पदार्थ, वो उससे अपन को एनर्जी मिलनी चाहिए और वो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना चाहिए। वृद्धि एवं विकास में काम आने वाला पदार्थ उसमें होना चाहिए, वो भोजन कहलाता है। अब यहां हम इस पाठ में सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मैं अंडरलाइन करता चलूंगा और साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो आप ध्यान से उनको जो अंडरलाइन कर रहा हूं उनको समझना, और चाहो तो आप नोट करते रहना। तो यहां जो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है संतुलित भोजन की। संतुलित भोजन क्या है? देखिएगा यहां पर एक लाइन ये है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हों। यानी कि ऐसा भोजन जिसमें सारे आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हो, वो संतुलित भोजन कहलाता है। अब ये आवश्यक पोषक तत्व क्या है, यानी कि कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए, ये ऊपर दिया गया है, देखिएगा। यानी कि ऐसा भोजन जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, इन सब की उचित मात्रा हो, वो भोजन क्या कहलाएगा? संतुलित भोजन कहलाएगा। ठीक है, फिर इसी के आगे असंतुलित भोजन की परिभाषा है, क्योंकि अपना पहला पॉइंट क्या था? संतुलित और असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन किसे कहेंगे? किसी भी पोषक की भोजन में कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित हो जाएगा। यानी कि अपने भोजन के अंदर यदि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वो भोजन असंतुलित हो जाएगा, या जिस भोजन में प्रोटीन नहीं है तो वो भोजन भी असंतुलित हो जाएगा। ये जो पोषक तत्व है यदि ये अनुपस्थित है तो वो भोजन क्या कहलाएगा? असंतुलित भोजन कहलाएगा। फिर इस पाठ में एक इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण किसे कहते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि कुपोषण किसे कहते हैं, या कुपोषण की परिभाषा लिखिए, कुपोषण को परिभाषित कीजिए। देखिए, पोषण का विलोम शब्द है कुपोषण। ठीक है, तो जब अपन भोजन करते हैं और उस भोजन में लंबे समय तक हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, वो एक पोषक तत्व भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक विटामिन की कमी चल रही है, या
दो या दो से अधिक विटामिन की कमी चल रही है, भोजन में प्रोटीन नहीं है, तो उस पोषक तत्व की कमी से हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। लंबे समय तक यदि वो हमारे शरीर को भोजन नहीं मिलेगा, वो पोषक तत्व नहीं मिलेगा, तो उसे अपन कुपोषण कहेंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे, संतुलित और असंतुलित भोजन की डेफिनेशन यहां हो चुकी है, अपन ने इसकी परिभाषा को समझ लिया है। पहले हम यहां इस टॉपिक के अंदर जो विटामिन की कमी से होने वाले जो कुपोषण है उसके बारे में समझेंगे। नहीं, विटामिन कुपोषण क्या है? सीधी सी बात यह है कि विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ एक सारणी आपको दिखाई दे रही है। इस सारणी में आप देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सारणी टेबल है। इस सारणी में एक तो इधर इस कॉलम में विटामिन का नाम दिया गया है, दूसरे कॉलम में विटामिन की कमी से होने वाला रोग, और तीसरे कॉलम में रोग के लक्षण, कि उस रोग के क्या लक्षण हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इसमें दो तीन प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम लिखिए। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो हमें इन सब विटामिन के ये जो रासायनिक नाम दिए गए हैं, ये एक तो ये याद करने हैं, पहली बात। दूसरा जो प्रकार का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अपन ने पहले भी बताया था, इस पार्ट में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और दूसरा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो जो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो यहां से आने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलिग्रा। ठीक है, और एक तीसरा इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है उसके रोग के लक्षण, कि विटामिन D की कमी से शरीर में क्या लक्षण है। ठीक है, जैसे पैर की हड्डियां मुड़ जाती हैं, या फिर ये कई बार क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें या किसकी कमी से होने होने वाला रोग है जिसमें मसूड़ों से खून आता है, या ऐसा कौन सा रोग है जिसमें रात को या कम प्रकाश में हमें दिखाई नहीं देता है। किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो वो रतौंधी रोग है और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो यहां इस टेबल में 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन देखते हैं, देखिएगा प्रत्येक एक एक विटामिन को देखेंगे। सबसे पहले विटामिन ए है। देखिएगा विटामिन ए का जो नाम है वो है रेटिनोल। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल नाम है, यानी कि इसका रासायनिक नाम रेटिनोल है। नोट कर लीजिएगा आप ये। ठीक है, यहां विटामिन ए लिख दिया, इसमें यहां रेटिनोल आना चाहिए था। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है रतौंधी। यानी कि रतौंधी में ऐसा क्या होता है, उसके लक्षण क्या है? कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है। यानी कि जब शाम होती है, यानी कि अंधेरा होता है या कम प्रकाश होता है, तो व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है, उसे रतौंधी कहते हैं। दूसरा जो विटामिन है वो है थायमीन, विटामिन B1। देखिएगा यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में आपके B12 दिया गया है, B12 ये गलत है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, ये B1 है। ठीक है, विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 है। लेकिन आपके यहाँ B1, B2 और B3 तीन विटामिन बी के दिए गए हैं, इनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। तो ये जो पहला है ये विटामिन, ये B1 है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नाम है इस रोग का। इस रोग के लक्षण क्या है? हृदय की धड़कन कम हो जाती है, हमारी जो मांसपेशियां हैं और तंत्रिकाएं हैं वो कमजोर हो जाती हैं, ये इसके लक्षण हैं। तीसरा जो विटामिन है वो है राइबोफ्लेविन या विटामिन B2। ठीक है, विटामिन B2 का ही रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। देखो नाम ही क्या है, राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविनोसिस रोग। ठीक है, यानी कि इसी से इसका नाम पड़ गया राइबोफ्लेविनोसिस रोग। ठीक है, तो यहां इस रोग के लक्षण है मुख के किनारे फटना। हमारे जो मुख है उसके जो किनारे हैं वो फटने शुरू हो जाते हैं, या होठ की त्वचा, होठ के ऊपर जो है त्वचा है वो फटनी शुरू हो जाती है,
और स्मृति में कमी। स्मृति का मतलब है याददाश्त, हमें चीजें याद नहीं रहती हैं, ये इसके लक्षण हैं। तीसरा जो विटामिन है वो है नियासिन या विटामिन बी3। विटामिन बी3 की कमी से रोग होता है पेलिग्रा। देखिएगा यहां आपको ये बिल्कुल लिख लिख के याद करना पड़ेगा। विटामिन बी3 जो 3 है, 3 का मतलब इसमें याद करने का तरीका बता दूं कि 3 अक्षर है पेलेग्रा, तो 3 अक्षर है तो 3 ठीक है। इसको आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं, कोई भी अपना अपना एक तरीका बना लीजिए आप, कि ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है ना। 3 यानी कि 3 अक्षर वाला, तो 3 अक्षर किसमें है? पेलेग्रा में। बेरी बेरी था पहला, दूसरा राइबोफ्लेविनोसिस, तीसरा है पेलेग्रा। तो विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग के लक्षण है जीभ व त्वचा पर पपड़ियां बनना, जीभ और त्वचा पर पपड़ी बननी शुरू हो जाती है। तीसरा जो रोग है वो है एस्कोर्बिक अम्ल, सॉरी विटामिन है वो है एस्कोर्बिक अम्ल, जिसको विटामिन सी कहते हैं। देखिएगा अम्ल, यहां नाम आया है अम्ल। अम्ल आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो ये वही अम्ल है, एसिड है। तो यानी कि ऐसे फल या ऐसा भोजन जिसमें जो खट्टा है उसमें विटामिन सी होगा, ठीक है। तो विटामिन सी जो है वो मोस्टली खट्टे फलों में ही पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस रोग में होता क्या है? मसूड़ों से खून आना। हमारे जो दांत है, मसूड़ों के अंदर जो दांत है, तो वो मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। ये इस रोग के लक्षण हैं। और तो अगला जो विटामिन है वो है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल विटामिन डी को अपन कैल्सीफिरोल के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। और रिकेट्स रोग के लक्षण क्या है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, जिससे घुटने पास पास आ जाते हैं। दोनों पैरों के पैर जो है वो मुड़ जाते हैं और घुटने उनके पास पास आ जाते हैं, जिसे अपन रिकेट्स रोग कहते हैं। तो इस प्रकार से इस टेबल में हमने विटामिन के नाम, उनके प्रकार और उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षणों को समझा। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अपने यहां इस पाठ्य पुस्तक में प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग इंपॉर्टेंट है। पहला अपन पढ़ेंगे क्वाशियोरकोर, दूसरा पढ़ेंगे मेरस्मस रोग। यहाँ 2 चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि क्वाशियोरकोर के अंदर बच्चे में किस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और मेरस्मस रोग में बच्चे में किस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये रोग जो है मुख्यतः बच्चों में होता है, यानी कि मुख्यतः छोटे बच्चे इस रोग से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये रोग प्रोटीन की कमी से होता है और प्रोटीन हमारे वृद्धि और विकास में सहायक है। और जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, उसकी वृद्धि और विकास नहीं होगा, तो बच्चा कमजोर रह जाएगा, दुर्बल दिखेगा। तो ये रोग मुख्यतः छोटे बच्चों में ही देखने को मिलता है। अब अपन पहले बात करेंगे क्वाशियोरकोर रोग की, यानी कि इस रोग की बात करेंगे। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है। अब इस रोग के लक्षण क्या है? बच्चे का पेट फूल जाता है। देखिएगा यहाँ पर क्वाशियोरकोर रोग में बच्चे का जो पेट है वो पेट फूला हुआ है, ठीक है, इसका लक्षण है। उसे भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली और धब्बेदार होकर फटने लगती है, यानी कि त्वचा काली पड़ जाती है। देखो इसकी स्किन जो त्वचा है वो काली पड़ गई है। तो ये इस पाठ में जो, इस टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोटीन से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है, तो वो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो आपको पहले दोनों रोगों के नाम लिखने हैं कि क्वाशियोरकोर और मेरस्मस रोग होता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि क्वाशियोरकोर रोग क्या है, इसके लक्षण लिखिए, ठीक है। यानी कि क्वाशियोरकोर रोग प्रोटीन कमी से होता है और इसके जो लक्षण है वो अभी अपन ने समझे हैं, ये लक्षण आपको लिखते हैं। दूसरा फिर इसमें क्वेश्चन बनता है मेरस्मस के बारे में। मेरस्मस रोग जो कि आगे दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर, जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, यानी कि शरीर सूख जाता है, बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है। देखिएगा दूसरे चित्र के अंदर बच्चे में आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, शरीर बिल्कुल सूख चुका है। आंखें कांतिहीन, यानी कि आंखों की चमक गायब हो जाती है और आंखें अंदर धंस जाती हैं, और इस स्थिति को ही मेरस्मस रोग कहते हैं। यानी कि यहां मेरस्मस रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है,
बच्चों में होता है और इसके लक्षण यहाँ पर ये बताए गए हैं, ये आपको याद करने हैं। तो हमें यहाँ पर अपने नोट्स में आपको ये दो रोगों के नाम लिखने हैं कि प्रोटीन कुपोषण हेडिंग डालनी है और उसमें लिखना है कि प्रोटीन कुपोषण के बच्चों के अंदर दो प्रकार के रोग होते हैं, क्वाशरकोर और मेरस्मस। क्वाशरकोर के लक्षण लिख देने हैं और मेरस्मस के आगे मेरस्मस रोग के लक्षण लिख देने हैं। फिर यहाँ पहले पॉइंट जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें तीसरा टॉपिक है उसका खनिज कुपोषण। पहले हमने विटामिन कुपोषण पढ़ा, फिर हमने प्रोटीन कुपोषण पढ़ा और तीसरा अपन क्या पढ़ेंगे अब, खनिज कुपोषण। खनिज लवण, जैसे नाम कुछ एक नाम आपने सुने भी होंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारे खनिज लवण है जो हम फलों के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से, या फिर जो पानी अपन जो पीते हैं उस पानी के अंदर भी खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो इन सभी खनिज लवणों का अलग अलग काम है हमारे शरीर के अंदर, और जब इन खनिज लवणों की कमी हो जाएगी तो हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। उन खनिज लवणों की कमी के कारण हम उनके कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो खनिज लवण के कुपोषण के बारे में अपन समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो दिया गया है वो है लोह तत्व। लोह यानी कि आयरन। शरीर में लोह तत्व जो है वो रुधिर के अंदर, हमारे रक्त में, हमारे खून में हीमोग्लोबिन का एक भाग है। यानी कि हमारे शरीर के रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है, लोह तत्व पाया जाता है। ये हमारे जो अगला पार्ट पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट, उस पार्ट के अंदर भी दोबारा इस टॉपिक के बारे में समझ लेंगे अपन, वहां भी आएगा दोबारा। ये हमारा जो रक्त है उसके अंदर कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या काम है, वो उसकी कमी से क्या रोग होता है। उसका काम तो है ऑक्सीजन का परिवहन करना, परंतु जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, यानी कि लोह तत्व की कमी हो जाएगी, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है तो उसे रक्तहीनता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रक्तहीनता। रक्तहीनता को अंग्रेजी में एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमिया। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का मतलब है यानी कि खून की कमी, रक्त की कमी, या फिर ऐसे बोल दीजिए आप कि अपने यहाँ पर जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, उसे अपन एनीमिया कहेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं अपन। दूसरा इसमें है रक्तहीनता, यहां दिया गया है। तो रक्तहीनता में अगर खून की कमी हो जाएगी तो हमारा चेहरा जो है वो पीला पड़ जाएगा। ठीक है, ये इसका लक्षण है। दूसरा जो खनिज है वो है, यहां दिया गया है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। देखिए, हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, और इसकी कमी से हड्डियां कमजोर एवं भंगुर प्रकृति की, भंगुर का मतलब क्या है, जो जल्दी ही टूट जाती हैं। ठीक है, उसे अपन भंगुर प्रकृति कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ कैल्शियम के बारे में हो गया। तीसरा यहाँ दिया गया है आयोडीन। देखिएगा, आयोडीन भी एक खनिज लवण है, और आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है। हमारे गले में एक थायराइड ग्रंथि पाई जाती है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करती है, थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है। वास्तव में होता क्या है, जब हम आयोडीन, जैसे आप टीवी वगैरह में, अखबार में ऐड देखते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, मार्केट के अंदर ये आयोडीन वाला नमक है, हमें ये लेना चाहिए। तो वो आयोडीन क्या करता है, आयोडीन हमारे शरीर के अंदर जब अपन भोजन करते हैं तो हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि है उस ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। कौन, ये आयोडीन। यानी कि आयोडीन जब हमारे शरीर में होगा तो वो थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करेगा थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, और जब आयोडीन रहेगी तो थायरोक्सिन हार्मोन बनता रहेगा, और जब हमारे शरीर में आयोडीन नहीं होगा, आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और जब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो शरीर के अंदर गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में गोइटर रोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गोइटर भी कहते हैं।
यानी कि गला सूज जाता है, गला लटक जाता है, जिसे अपन गलगंड या घेंगा रोग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गलगंड या घेंगा रोग होता है। और ये अपन दूसरे पार्ट के अंदर दोबारा पढ़ेंगे, वहां अपन ग्रंथियों का एक टॉपिक आएगा। मानव में जो ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, कौन सा हार्मोन छोड़ती हैं, कौन से हार्मोन की कमी से या अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं, वो सारा अपन आगे दोबारा देख लेंगे। तो यहाँ हमने खनिज लवण में यहाँ पर एक तो लोह तत्व के बारे में, दूसरा कैल्शियम के बारे में, और तीसरा आयोडीन के बारे में समझा। अब अपन आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण और भी जो खनिज लवण है उनको देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो दिया गया है वो है सोडियम। सोडियम का जो प्रतीक चिन्ह है वो है Na, यानी कि कैपिटल N और स्मॉल a। आगे के जो पाठ आएंगे, उन जो रसायन विज्ञान के पाठ आएंगे, उन पाठों में हमें जो तत्व हैं उनके सिंबल, प्रतीक चिन्ह याद होने चाहिए। छोटी क्लास में आपने पढ़े भी, जैसे कार्बन का C है, क्लोरीन का Cl है, कैल्शियम का Ca है ना। तो ये अपन को इनके प्रतीक चिन्ह भी याद होने चाहिए। सोडियम जो है, सोडियम सामान्य नमक में होता है, क्योंकि नमक क्या है, नमक का फार्मूला क्या है, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड जो है ये नमक है। तो नमक में क्या होता है, सोडियम होता है। उसके अलावा हमें सोडियम मछली, मांस, अंडे और दूध से भी प्राप्त होता है। अब ये सोडियम हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये हमारे शरीर में मांसपेशी संकुचन, यानी कि हम जैसे मान लीजिए अपनी अंगुलियों को फैला रहे हैं, हम चल रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमारी मांसपेशियों में संकुचन होता है। तो उसके लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। तंत्रिकीय आवेश, तंत्रिकीय आवेश, तंत्रिका तंत्र का टॉपिक जो दूसरे पाठ में अपन पढ़ेंगे, वहां इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से समझेंगे कि हमारे शरीर में जो तंत्रिकाएं हैं वो संदेश को, जैसे अपन किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ वहां से हट जाता है, तो वहां पर सोडियम जो है ये संदेश को एक आवेश के माध्यम से संचारित करता है, संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और मस्तिष्क वापस संदेश भेजता है उस अंग तक, और हम वहां से अपना हाथ पैर जो भी है उसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दो इंपॉर्टेंट है, खास बात दो ही है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको अपन थोड़ा सा डीपली देखेंगे। दूसरा फिर जो इसमें तत्व है वो है पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह जो है, सिंबल है, वो है के। ठीक है, पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, के से दर्शाते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थों में है लगभग, और ये भी मांसपेशी संकुचन और तंत्रिकीय आवेश, ठीक है, इनको बनाए रखने में सहायक है। तीसरा जो है खनिज लवण, वो है कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, कैपिटल C और स्मॉल a, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है वो दूध के अंदर, अंडों में और हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है ना, उनमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि हमारी हड्डियों में भी कैल्शियम होता है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखिएगा, यहाँ देखा था, ये रहा कैल्सीफिरोल, विटामिन डी, ठीक है ना। तो कैल्सीफिरोल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कैल्शियम के कारण इसका नाम कैल्सीफिरोल पड़ा है। ठीक है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, उनके लिए मजबूती प्रदान करने में काम आता है। तो वही बात यहाँ दोबारा रिपीट हो रही है कि कैल्शियम जो है ये हमारी विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों, क्योंकि हमारे दांत के अंदर भी कैल्शियम और फास्फोरस होता है, तो यहाँ ये काम आता है। अगला ये आ गया फिर फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस जो है वो भी दूध, हरी सब्जियों के अंदर, बाजरा, अपने राजस्थान के अंदर बाजरा जो है खूब होता है। रागी, रागी भी एक प्रकार का भोज्य पदार्थ है, खाने पदार्थ है। इसमें बाजरे के जैसे ही दाने होते हैं, उनका कलर थोड़ा अलग होता है, भूरा ब्राउन कलर होता है। सूखे मेवे, जो भी सूखे मेवे हैं, जैसे बादाम है, काजू है, किशमिश है, मूंगफली है ना। और यकृत और वृक, यकृत यानी कि लीवर, और वृक यानी कि किडनी। देखिए, थोड़े हमें इनके अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर अपन दैनिक जीवन में इनके अंग्रेजी के शब्द काम में लेते हैं, परंतु हमें ये याद नहीं होता, ये ध्यान नहीं होता कि यकृत को ही अंग्रेजी में लीवर कहते हैं और वृक को ही अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। तो ये कैल्शियम और फास्फोरस दोनों साथ चलेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, विटामिन डी के साथ हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाता है, वैसे ही कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियां और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में, दांतों में, दोनों में होते हैं। लोह तत्व है, जैसा कि अभी अपन ने ऊपर देखा था, अभी ऊपर पढ़ा भी था, ये किन किन में होता है, यकृत में, ठीक है, वृक्क में, अंडे, मांस, बाजरा, रक्त,
रागी, दही, सब्जियां, गाजर और गुड़। ठीक है, गाजर और गुड़ के अंदर भी लोहा तत्व पाया जाता है। और इसका काम क्या है, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना, यानी कि उत्तक ऑक्सीकरण। अंतिम जो खनिज लवण है वो है आयोडीन। आयोडीन का सिंबल क्या है, आई। लोह तत्व है, लोह तत्व का है एफ, कैपिटल एफ और स्मॉल ई। ठीक है, ये इसके सिंबल प्रतीक चिन्ह जरूर आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आगे वाले पाठों में काम आएंगे हमारे। आयोडीन का कैपिटल आई है। ठीक, तो आयोडीन किन किन में होता है, जैसा कि अपन ने बताया कि अपन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी वगैरह में कि नमक, आयोडीन युक्त नमक, तो नमक में आयोडीन होता है। समुद्री भोजन जैसे समुद्री मछलियां जो भी अपन भोजन करते हैं उसमें। हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उनके अंदर आयोडीन होता है। लवण, ठीक है, जितने प्रकार के लवण उनमें, जलीय मछली, जामुन। देखिए जामुन, अपन को याद करने का तरीका बता दूं, जो काले रंग के जो फ्रूट है उनमें आयोडीन होता है, तो जामुन काले रंग का होता है। और काला नमक, काला नमक जो अपन खाते हैं तो उसके अंदर भी आयोडीन होता है। तो आयोडीन का काम क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। जो गले में थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, किसके कारण, आयोडीन की उपस्थिति के कारण ही। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो खनिज लवण है उनके बारे में समझा कि कौन कौन से खनिज लवण हैं और वो हमारे शरीर में क्या क्या काम आते हैं। फिर अपने पाठ का दूसरा पॉइंट, पाठ का दूसरा जो पॉइंट है वो है मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ के बारे में समझेंगे। मानव स्वास्थ्य में जो खास बात है वो सबसे पहले जो पॉइंट इसमें दिया गया है वो है पीने योग्य पानी के गुण एवं दूषित पानी के दुष्प्रभाव। यानी कि मानव स्वास्थ्य के अंदर पहले अपन पानी के बारे में बात करेंगे, और पानी के अंदर भी पहले बात किसकी करेंगे कि पीने योग्य पानी के गुण क्या क्या है। अपन जो पानी पीते हैं उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, हमें कौन सा पानी पीना चाहिए। ठीक है, उस पीने योग्य पानी के क्या गुण होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था इस पाठ के अंदर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। तो 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से इनमें से बन सकते हैं कि पीने योग्य पानी के जो है क्या क्या गुण है कि नहीं, 3 गुणों के बारे में बताइए, लिखिए। ठीक है, दूसरा जैसे बन गया कि दूषित पानी के क्या क्या दुष्प्रभाव है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन जो बनता है लघुत्तरात्मक क्वेश्चन वो यहाँ से बनेगा। तो इसमें हमें क्या क्या समझना है, तो देखिए इसमें जो खास बात है वो ये है, सबसे पहले चीज तो ये है कि पृथ्वी पर जो जल है, जल पृथ्वी पर पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज है जो पदार्थ की तीनों अवस्था, ठोस यानी कि बर्फ के रूप में, तरल यानी कि जल के रूप में, और गैस जलवाष्प जिसे अपन भाप कहते हैं के रूप में एक साथ प्रकृति पर मौजूद है। यानी कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्था होती है पदार्थ की, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्थाएं यानी कि उसको तरल बोल दीजिए, और गैसीय अवस्था, चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, और 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था, जिसको बीईसी भी कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पानी एक पृथ्वी पर ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है, ऐसी चीज है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में मिलता है, ठोस अवस्था के अंदर भी, तरल अवस्था और गैस अवस्था के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, ये हाँ इसमें ये खास इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपन ने समझा। अब अपन इस पे आएंगे आगे कि पीने योग्य जो पानी है, पीने योग्य जल के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, इसको समझेंगे अपन। ठीक है, तो देखिएगा पीने योग्य पानी के अंदर जब भी अपन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यदि मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि पीने योग्य पानी के गुण लिखिए, तो हमें आंसर लिखते समय ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चनों के हमें पॉइंट बनाने चाहिए। पॉइंट जैसे हमें ऐसे लिखेंगे कि पीने योग्य जल में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, पॉइंट बना देंगे नंबर 1, ठीक है ना, नंबर देंगे उसको, नंबर 2, फिर नंबर 3। तो अगर इस प्रकार से अपने एग्जाम के अंदर उत्तर पुस्तिका में अपने उत्तर लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है, आपकी कॉपी की जांच कर रहा है, वो ये समझता है कि इस बच्चे को आंसर लिखने का तरीका सही तरीका है, आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। अगर आप सीधा ही ऐसे लिखना शुरू कर देंगे बिना किसी हेडिंग के और बिना किसी इन पॉइंट के, तो आपको थोड़े
पेपर के अंदर आपके जो मार्क्स हैं, जो अंक हैं, वो थोड़े कम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपके लिखने की जो शैली है, लिखने का जो तरीका है, वो आपका ठीक नहीं है। तो मैंने आपको शुरू के वीडियो में शुरू में बताया था कि अपन साथ साथ ये भी समझेंगे कि हमें किस प्रकार से कौन सा आंसर जो है किस तरीके से लिखना है, वो अपन देख रहे हैं। तो यहाँ अपन पॉइंट बना सकते हैं। वो पॉइंट अपने हिसाब से आप कोई भी कैसे भी बना लीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट अपन ने बना लिया कि जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो। ठीक है, यानी कि जो पीने योग्य पानी है उसके अंदर हमें किसी प्रकार के धूल मिट्टी के कण है ना, या जो घास फूस के कोई छोटे कण है, वो हमें नहीं दिखाई देने चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट अपन बना सकते हैं कि हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो। जैसे दूषित जल के अंदर कई प्रकार के रोगाणु, जैसे जीवाणु, विषाणु ना, प्रोटोजोआ, वो अपन आगे पढ़ेंगे, आगे आ जाएगा अभी। ठीक है, वो जीव नहीं होने चाहिए। पानी जो है वो साफ होना चाहिए। जल का पीएच संतुलित हो, यानी कि पानी जो है वो ज्यादा अम्लीय, ज्यादा लवणीय, है ना, ज्यादा क्षारीय नहीं होना चाहिए। और पॉइंट अपन बना सकते हैं, पॉइंट अपन कि जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो, क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। जो जलीय जीव हैं वो भी ऑक्सीजन के माध्यम से ही श्वसन क्रिया करते हैं। पानी के अंदर ऑक्सीजन होनी जरूरी होती है। जो जल के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं वो भी उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वो जल के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसी को काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक चीज तो ये समझी कि पानी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक प्रश्न तो यहाँ ये बनता है। दूसरा, पानी अपने शरीर के अंदर क्या काम करता है। ठीक है, यानी कि पानी हमारे शरीर में क्या काम करता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अपन समझते हैं। सही मात्रा में पानी पीने से शरीर का उपापचय सही तरीके से काम करता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो हमारे शरीर के अंदर पदार्थों का निर्माण होता है, और एक हमारे शरीर के अंदर पदार्थ टूटते रहते हैं। पदार्थों का निर्माण होना और पदार्थों का टूटना, उन दोनों क्रियाओं को सामूहिक रूप से अपन उपापचय क्रियाएं बोलते हैं। तो हमारे उपापचय क्रियाओं के लिए जल बहुत ही जरूरी है, जल बहुत ही आवश्यक है। और हमें दिन के अंदर प्रतिदिन लगभग 8 से 10 गिलास पानी रोज पीने चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक जो तत्व है वो मूत्र के द्वारा या पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकलते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये इसको पानी के बारे में गुण और हमारे शरीर के अंदर उपयोगिता को समझा। दूसरा इसमें इस एक पॉइंट क्वेश्चन बनता है, वो है दूषित जल के दुष्प्रभाव। यदि अपन दूषित जल पीते हैं तो हमारे शरीर में इसका क्या प्रभाव होगा। तो आप सभी जानते हैं, चाहे दूषित भोजन हो या दूषित जल हो या दूषित वायु हो, अगर वो हम उसका उपयोग करेंगे तो हमारे अंदर वो रोग फैलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, यदि पीने का पानी दूषित है यानी कि गंदा है, तो कई बीमारियां चपेट में ले सकती हैं। हम कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। और ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं, जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनमें विषाणु हो सकते हैं, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि प्रमुख हैं। और दूषित जल के पीने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है। छोटा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि दूषित जल से होने वाले कोई 2 रोगों के नाम लिखो, है ना। तो क्या है इनमें, यानी कि दूषित जल के पीने से हमें हैजा, हैजा जिसे अपन कोलेरा भी कहते हैं, ठीक है, पेचिस, ये 2 रोग आप याद कर लीजिए, हैजा और पेचिस, ये दूषित जल के पीने से होती हैं। और भी बहुत सारे रोग हैं, जैसे कि इसके आगे दिया गया है कि दूषित जल जिसमें वायरस है तो उसमें हेपेटाइटिस, ठीक है ना, पीलिया जिसको बोलते हैं अपन, फ्लू, ठीक है, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया। तो ये पीलिया जो है, इसमें शरीर पीला हो जाता है, वो हेपेटाइटिस और पीलिया लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते ही रोग हैं। आदि खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। एक फिर आपके इस पाठ में जो पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं अपन वो भी समझेंगे आगे के जो वीडियोज में। एक रोग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर क्वेश्चन कई बार बनता है, बाला या नारू रोग। रोग का नाम क्या है? बाला या नारू रोग। ठीक है, ये रोग का नाम है। ये एक रोग है, ये एक राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी समस्या थी, यानी कि पहले ये रोग राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता था। अब तो इसको कंट्रोल कर लिया गया है। 2000 के अंदर, सन 2000 में एक प्रोग्राम चला गया था, नारू उन्मूलन कार्यक्रम, यानी कि नारू को ठीक करने के लिए एक प्रोग्राम चला गया था सरकार के द्वारा, और उसके द्वारा इस रोग को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। अब इसके मरीज देखने को नहीं मिलते हैं।
तो ये रोग जो है बालानारु रोग, ये किसके कारण होता है, यानी कि इसका रोगजनक क्या है। इसका रोगजनक या रोग कारक बोल दीजिए, एक ही बात है। इसका रोगजनक या रोग कारक का नाम है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ठीक है, इसको नाम को आपको याद रखना है, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ये एक रोग कारक है या रोगजनक है, जो कि एक कर्मी है। कर्मी जैसे अभी अपन ने ऊपर बात की थी कि रोगाणु कई प्रकार के हो सकते हैं, विषाणु हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, प्रोटोजोआ या कर्मी हो सकता है। तो ये ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस जो है ये क्या है, एक प्रकार का कर्मी है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इसकी मादा जो कर्मी है, यानी कि दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। तो जो मादा कर्मी है वो अपने अंडे देती है। ठीक है, मादा कर्मी अपने अंडे देगी, और वो अंडे कहां देगी, वो परपोषी, यानी कि जब मनुष्य गंदा पानी पिएगा और उस पानी के अंदर ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस कर्मी है, तो वो हमारे शरीर में चला जाएगा, उस पानी के द्वारा हमारे शरीर में चला गया। और जब ये हमारे शरीर में पहुंचेगा तो ये हमारे शरीर में रहेगा। तो इसलिए हमारा जो शरीर है उसके लिए क्या है, परपोषी है। परपोषी का मतलब जिसमें ऐसा शरीर जिसमें कोई रोगाणु या कोई जीवाणु रह रहा है। तो मनुष्य क्या हो गया, परपोषी हो गया, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्या आ गया, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस आ गया। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर आया है, तो ये शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, और बाहर निकलने के लिए हमारे शरीर के जो त्वचा है उस त्वचा के अंदर एक छोटी सी फोड़ा या फुंसी बनेगी, और उसके माध्यम से बाहर आएगा। और जब अपन वो फोड़ा फुंसी बनेगी, उसी पानी का अपन उपयोग करेंगे। मुख्यतः ये उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहां लोग तालाब का पानी पीते हैं, बावड़ी का पानी पीते हैं, क्योंकि वो उस पानी के अंदर अपने हाथ पैर धोते हैं, तो वो फोड़े फुंसी के द्वारा जो है वो अपने अंडे जो है वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और उस पानी के अंदर और फैल जाते हैं। तो ऐसे दूषित जल का उपयोग करने से ये रोग दूसरे लोगों के अंदर भी फैल जाता है, और इस रोग को 2000 के अंदर सन 2000 में कंट्रोल कर लिया गया है। ठीक है, यानी कि इसके बाद में इसके पेशेंट देखने को नहीं मिले हैं। फिर अगला जो है पॉइंट ये है इसमें मोटापा। देखिए मोटापा जो है इसको अपन समझते हैं। मोटापा वो स्थिति है जब अत्यधिक शारीरिक वसा यानी कि शरीर के अंदर वसा, वसा बोल दीजिए या चर्बी बोल दीजिए की बात है, शरीर में जब चर्बी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, और मोटा क्यों हो जाता है, जब शरीर के अंदर वसा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस समय हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एक खास बात यह है जहां से क्वेश्चन बनता है, शरीर भार सूचकांक जिसको अपन BMI कहते हैं। देखिएगा अपने विज्ञान के प्रश्न पत्र के अंदर आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा जिसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपको जितनी भी फुल फॉर्म है इस पाठ्य पुस्तक में वो आपको याद करनी है, चाहे आप उनको अलग से लिख लीजिएगा, एक जितनी भी फुल फॉर्म है वो एक पेज में आप अलग से नोट कर लीजिएगा। BMI, बी का मतलब बॉडी, M का मतलब मास इंडेक्स। ठीक है, यानी कि बी का मतलब क्या है, बॉडी शरीर, मास यानी कि भार, मास का मतलब जैसे द्रव्यमान होता है भार, और इंडेक्स यानी कि सूचकांक। तो ये BMI है। अरे BMI क्या चीज है, BMI का मतलब है यानी कि हमारे शरीर के अंदर कितने किलोग्राम कितने क्षेत्र में, ठीक है, कितने क्षेत्रफल में कितना किलोग्राम वजन है, यानी कि कितने किलोग्राम हमारे शरीर के अंदर मोटापा है, कितने मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, मीटर स्क्वायर मतलब क्या है, क्षेत्रफल में। ठीक है, कि इतने एरिया के अंदर इतना किलो हमारे शरीर के अंदर ये चर्बी है। तो जब शरीर के अंदर 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि शरीर में जब एक वर्ग मीटर में 30 किलोग्राम वसा चर्बी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारा शरीर मोटापे का शिकार हो जाता है। हम उस व्यक्ति को मोटापे से ग्रसित कहेंगे। ठीक है, कब कहेंगे, जब उसका 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है। ठीक है, क्या, BMI, यही BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है। ठीक, फिर अपन यहां बात करते हैं कि मोटापा जो है उससे संबंधित क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब मोटापा को व्यक्ति मोटा हो जाता है, शरीर के अंदर उसकी चर्बी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसके अन्य भी रोग हो जाते हैं, जैसे हृदय रोग है ना, उसको हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। मधुमेह रोग, मधुमेह जिसको डायबिटीज कहते हैं या शुगर भी कहते हैं, ठीक है ना, और निद्राकालीन श्वास समस्याएं, सांस लेने में दिक्कत, कई प्रकार के कैंसर, ठीक है, अस्थि यानी कि हड्डियों से संबंधित रोग, तो ये रोग इसके हो सकते हैं।
अब मोटापे के कई कारण हो सकते हैं। मोटापा जो है वो उसके होने का कारण क्या है? मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच में असंतुलन से होता है। यानी कि अपन काम कम करते हैं और भोजन ज्यादा खा रहे हैं, तो हमारा शरीर के अंदर जो वसा है, जो चर्बी है, वो त्वचा के नीचे स्टोर होना शुरू हो जाती है। यानी कि वसा त्वचा के नीचे जमनी शुरू हो जाती है और हम चर्बी से या मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं। तो हमें क्या करते रहना चाहिए? व्यायाम करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए, खेल कूद करते रहना चाहिए। ठीक है। अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, अधिक चर्बी युक्त मतलब जैसे घी तेल वाली ज्यादा चीजें खाना, जंक फूड, ठीक है, आजकल चाउमीन वगैरह बर्गर ये सारे जंक फूड में आते हैं। कृत्रिम भोजन करना ये सारे उसी कैटेगरी में है। कम व्यायाम, यानी कि अपन अगर एक्सरसाइज कम करते हैं, अपन भोजन ज्यादा खा रहे हैं और शरीर की ऊर्जा जो है उसको काम में नहीं ले रहे हैं, तो उससे अपन मोटापे से ग्रसित हो जाएंगे। और स्थिर जीवन यापन, यानी कि आरामदायक जीवन जीना, क्योंकि आजकल सब लोग जो है वो यानी कि पसीना निकालना नहीं चाहते हैं, सब आराम करना चाहते हैं, तो इसके कारण भी मोटापा बढ़ता है। तो ये सारे कारण हैं। दूसरा देखिएगा, इसमें खास बात जो है वो इंपॉर्टेंट ये है लास्ट में इसमें, आउटू अल्पक्रियता। देखिए आउटू जो है, आउटू थायराइड जो ग्रंथि है, उस थायराइड ग्रंथि को ही हिंदी में आउटू ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अभी जो अपन ने थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ा था, तो आउटू उसी का नाम है थायराइड ग्रंथि का। और अल्पक्रियता, अल्पक्रियता यानी कि जब थायराइड ग्रंथि जो है वो कम सक्रिय हो जाए, काम करना बंद कर दे, कम काम करे, ठीक है, इनएक्टिव हो जाए। जब थायराइड ग्रंथि कम सक्रिय हो जाती है तो उसे बोलते हैं आउटू अल्पक्रियता। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम, एक होता है हाइपर। देखो हाइपो और हाइपर दोनों अपोजिट शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है कम, और हाइपर का मतलब क्या होता है ज्यादा। जैसे कहते हैं ना हाइपर टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है, हाइपर टेंशन। ठीक है, वैसे ही हाइपो का मतलब क्या होता है कम, यानी कि अल्प। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि है, आउटो का मतलब क्या है थायराइड ग्रंथि, तो नाम क्या पड़ गया हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो यानी कि कम क्रियाशीलता, किसकी क्रियाशीलता कम है? थायराइड ग्रंथि की, तो इसको अपन हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो यहां से एक नंबर का छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है? जब आउटो ग्रंथि अल्प क्रियाशील हो जाती है तो उसे अपन हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के अंदर जो पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है उसके दो बिंदुओं को समझा। तो मैं आशा करता हूं और आशा इन्हें पूरा विश्वास है कि आपने बड़े ध्यानपूर्वक इनको टॉपिक को समझा होगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। बाकी जो दूसरा टॉपिक है उसको अपन अगले दिन यानी कि कल समझेंगे। तो रोज आप अपने जो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं, अगर आपके समझ में नहीं आया है। और क्वेश्चन आपके जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा। दूसरा, अगर आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं जैसे कल अपन जो अगली क्लास होगी तो उस क्लास के अंदर बिल्कुल शॉर्ट में अपन एक बार इसका रिवीजन करेंगे। क्योंकि अपन क्या करते हैं, अक्सर ऐसा होता है अपन पढ़ते जाते हैं आगे से आगे, और पीछे वाले जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, पार्ट है, उनको भूलते जाते हैं, और फिर लास्ट में आकर के समस्या आती है कि हमें तो कुछ याद ही नहीं है, अब क्या लिखें। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। मेरा मकसद है आपको बिल्कुल तैयार करवाना, याद करवाना, और वीडियो में उसी समय आपको याद करवाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है, दावा है, और आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।